है आप सभी का इस पर्यावरण पार्ट 5 में। और इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा वो यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में गुड लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट हो, या आप किसी भी टॉपिक पर, पर्यावरण के टॉपिक पर चाहते हैं कि एक टॉपिक वाइज वीडियो आए, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव वीडियो आए, एमसीक्यू न रहे उसमें, वहां पर थ्योरी आपको समझाई जाए, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झील के किनारे का वो क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश तल तक पहुंचता है कहलाता है। ऑप्शन ए है सरोजाबी क्षेत्र, ऑप्शन बी है वेलांचल क्षेत्र, ऑप्शन सी है गहरा क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है वेलांचल क्षेत्र। झील के किनारे का वो भाग, मान लीजिए झील कैसे होती है, ऐसे, फिर से मैं बना देता हूं। झील कुछ ऐसे होती है, तो पानी इसमें भरा हुआ है मान लीजिए, तो किनारे वाला भाग जो है ये कम गहरा है, बीच वाला भाग कुछ उथला है और ये काफी गहरा है। ठीक है, तो किनारे वाला भाग, यहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पहुंचती है और मिट्टी भी होती है। ठीक है, मिट्टी भी होती है, तो इसलिए इस वाले क्षेत्र को वेलांचल क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर जड़ युक्त पौधे भी पाए जाते हैं। तो वेलांचल क्षेत्र, यहाँ पर देखिए आप, झील के किनारे का वो भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश तल तक पहुंचता है, यहाँ प्रायः जड़युक्त पौधे पाए जाते हैं। फिर है सरोजाबी क्षेत्र। तो वेलांचल के आगे का खुला जल क्षेत्र जहां पाद प्लावक पौधे रहते हैं, प्रकाश 20 से 40 मीटर गहराई तक पहुंच सकता है। तो जो बीच वाला भाग है, जैसे मान लीजिए झील है, तो ये यहाँ पर 20 से 40 मीटर तक प्रकाश पहुंचता है, तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को सरोजाबी क्षेत्र बोलते हैं। फिर ये सबसे नीचे वाला जो भाग है ये है गहरा क्षेत्र, यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर ऐसे पौधे ग्रो करते हैं जिन्हें, जो कि रेडिएशन पर रहते हैं, जो अवरक्त विकिरण होता है सूर्य का या प्रकाश का, उस पर वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो वो गहरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप ह्रास दर औसतन कितना होता है? 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड, डी है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर सही उत्तर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रकाश में कुछ परिवर्तन आता है, माफ कीजिएगा, ताप में कुछ परिवर्तन आता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है और फिर घटता ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का देखा गया है कि प्रति किलोमीटर ये अंतर आ जाता है। तो ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की प्रवणता ताप में आ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों को क्या कहते हैं? किसी नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जलवायु, बी पर्यावरण, सी परितंत्र, डी मौसम। तो यहाँ पर सही उत्तर है मौसम। जो किसी नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों को मौसम कहते हैं। यहाँ पर क्षणिक लक्षण क्या है, देखिए, सुबह आप उठते हैं, सूर्योदय के समय हल्की ठंड रहती है, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, मौसम माफ कीजिए, आसपास का जो वातावरण है वो गर्म होता है, और शाम के टाइम जो सूर्य अस्त होता है तो फिर हल्की सी ठंड आ जाती है, या जो तेज गर्मी थी उससे काफी राहत मिलती है, रात में ठंडा रहता है। तो आप देखेंगे इस तरह की जो दशाएं हैं, जो क्षणिक परिवर्तन, मतलब क्षण में बदल जाते हैं, जैसे तेज में अचानक से खूब धूप है और अचानक से बादल घिर जाते हैं, तो हम तुरंत बोलते हैं कि मौसम बदल गया है। ठीक है, तो यही लक्षण जो है ये मौसम है। और जब ये मौसम शब्द, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौसम शब्द बना किससे है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है मौसम। ठीक, अगला प्रश्न है, क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्था, ऋतु परिवर्तन तथा मौसमी चरम सीमाओं की लंबी समय की औसत स्थिति क्या कहलाती है? अब कह रहा है कि उसी स्थान पर जो ये मौसम है, इसकी चरम सीमाओं की लंबी समय की औसत स्थिति क्या कहलाती है? मतलब एक ही स्थान पर जो मौसम है वो लगातार बना रहता है, तो हम उसको बोलते हैं जलवायु। जैसे भारत में मैं बात करूं अगर, तो क्या होता है, जनवरी से मार्च तक सर्दी रहती है,
फिर गर्मियां आती हैं, फिर बरसात आती है, फिर सर्दी आती है। तो ये जो मौसम का चक्र है, आप देखेंगे आपके जो दादा परदादा हैं वो भी यही मौसम का चक्र बताएंगे, आप ये फेस कर रहे हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी मौसम के चक्र को फेस करेंगी। ठीक है, तो ये लंबे समय तक बनी रहने वाली मौसमी दशाएं हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र विशेष के वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्था, ऋतु परिवर्तन तथा मौसमी चरम सीमाओं की लंबी समय की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। तो जो मौसमी गतिविधियां हैं, जब उनका बार बार रिपीटिशन होता रहता है समान समय पे, तो उसको हम जलवायु बोलते हैं। वह स्थान जहां जीव स्पष्ट भौतिक लक्षणों के साथ निवास करते हैं क्या कहलाता है? आवास, निकेत, परितंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है आवास। वह स्थान जहां जीव स्पष्ट भौतिक लक्षणों के साथ निवास करते हैं आवास कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रजाति को जीवित रखने के लिए जिन भौतिक, जैविक या रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है उनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? आवास, निकेत, परितंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही उत्तर है निकेत। एक प्रजाति को जीवित रखने के लिए जिन भौतिक, जैविक या रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है उनका सम्मिलित रूप निकेत कहलाता है। एक प्रजाति को जीवित रखने के लिए जिन भौतिक, जैविक या रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है उनका सम्मिलित रूप निकेत कहलाता है। एक आवास में अनेक निकेत होते हैं, तो याद रखिएगा आवास जो है वो निकेतों का समुच्चय होता है। आवास निकेत का समुच्चय होता है और प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। जो प्रजातियां समान निकेत में नहीं रह सकती हैं, दो प्रजातियां समान निकेत में नहीं रह सकती हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड है, पहले वाले मैंने दूसरे या तीसरे पार्ट में बनाया है इसको, तो उससे हल्का सा रिपीटेड है, लेकिन आप फिर भी ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ नई जानकारी भी है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया था। अगला प्रश्न है, किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका कहाँ संपन्न होती है? तो किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका निकेत में संपन्न होती है। निकेत में संपन्न होती है। किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका निकेत में संपन्न होती है। अतः किन्हीं दो प्रजातियों को एक आवास में रखने से पहले उनके निकेत के विषय में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आदि मानव का प्रकृति से क्या संबंध था? दासता, रूपांतरकर्ता, विध्वंसक, इनमें से कोई नहीं। तो आदि मानव जो था वो प्रकृति का दास था, वो प्रकृति का अंग था, वो प्रकृति के रहमो करम पर था। उसने कभी भी प्रकृति से बैर मोल नहीं लिया। ठीक है, फिर जब सभ्यता विकसित होती है और औद्योगिक क्रांति के पहले तक मानव रूपांतर करता था प्रकृति का। मानव ने जब यह सीख लिया कि हम प्रकृति को कैसे अपने प्रयोग में ला सकते हैं, जो प्रकृति के संसाधन हैं उनका हम अपने लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तब उसने रूपांतर किया संसाधनों को। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद मानव विध्वंसक स्वरूप में आ गया। तो हम जो हैं वर्तमान में प्रकृति के विध्वंसक हैं, यही ये लिखा हुआ है। आदि मानव का दासता का संबंध था। सभ्यता के विकास से औद्योगिक क्रांति के पहले तक मानव रूपांतर करता था और वर्तमान में विध्वंसक की श्रेणी में है। इको मार्क का आरंभ भारत में कब हुआ? 1991, 1995, 1998, 2000। तो सही उत्तर है यहाँ पे 1991। क्या है इको मार्क? भारत सरकार ने पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को पहचान देने के लिए इको मार्क 1991 में शुरू किया था। तो जिन पर जो है इको मार्क लगा होता है, आप ये समझ लीजिए कि वो प्रकृति के लिए हार्मफुल नहीं है, प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर है 5 जून। आप में से अधिक लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये डाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये हर साल या हर महीने जितने भी पेपर होते हैं आपके, आप उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न जरूर आता है। तो 5 जून को 1972 से ये शुरू किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि 5 जून 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं, जरूर बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। साइनिंग आउट।